हेलो फ्रेंड, आज के इस वीडियो में क्लास 10th के मैथ के ऑल फार्मूला को देखेंगे। यह वीडियो देखकर आप लोग आसानी से बोर्ड एग्जाम में 20 अंक ला सकते हो। तो यह वीडियो आप लोगों के लिए काफी इम्पोर्टेंट है, तो यह वीडियो को आप लोग जरूर एंड तक देखना। तो यहाँ पर सबसे पहला चैप्टर है वास्तविक संख्या, और वास्तविक संख्या में सबसे पहला फार्मूला है भाज्य बराबर होता है भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। तो यहाँ पर भाजक का मान निकालेंगे तो शेषफल यहाँ पर प्लस में है तो इस तरफ आ जाएगा तो माइनस में, और भागफल गुना में है तो चलाएगा तो भाग में हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे भाज्य माइनस शेषफल और बट्टे हो जाएगा भागफल। अब उसके बाद भागफल का हम यहाँ पर निकालेंगे तो भागफल यहाँ पर है तो भाजक यहाँ पर आ जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे भाज्य माइनस शेषफल अब बटे यहाँ पर भागफल का जगह पर आ जाएगा भाजक। यहाँ पर हम लिख लेंगे भाजक। अब उसके बाद यहाँ पर शेषफल का हम निकालेंगे तो शेषफल का निकालेंगे तो ये भाजक का गुने भागफल यहाँ पर इस तरफ आ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। यहाँ पर हम लिख लेंगे भाज्य माइनस हो जाएगा भाजक गुने भागफल, तो भाजक गुने भागफल। अब यहाँ पर भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल है तो हम इसे ए से प्रदर्शित करते हैं और इसे बी से और इसे क्यू से और इसे आर से। तो इस तरह से यहाँ पर हो गया ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो यहाँ पर आर का मान यहाँ पर हम लिख लेंगे जहाँ आर का मान होता है बी से छोटा और 0 से बड़ा या बराबर होता है। यह ऑब्जेक्टिव में आता है एक नंबर में, तो यह आप लोग याद रखना। अब नेक्स्ट फॉर्मूला है दो संख्याओं का गुणनफल बराबर। तो दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एचसीएफ गुने एलसीएम, मतलब पहला संख्या होगा ए और दूसरा संख्या होगा बी। तो दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होगा एचसीएफ गुने एलसीएम। तो इस तरह से वास्तविक संख्या का जितने भी फॉर्मूला है वो कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पर दूसरा चैप्टर है बहुपद। तो बहुपद में यहाँ पर कह रहा है रैखिक बहुपद का व्यापक रूप। तो रैखिक बहुपद का व्यापक रूप होता है ax प्लस बी होता है। उसके बाद द्विघात बहुपद का व्यापक रूप। तो द्विघात बहुपद का व्यापक रूप होता है ax स्क्वायर प्लस bx और प्लस c होता है। अब यहाँ पर त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप। तो त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप होता है ax क्यू प्लस bx स्क्वायर प्लस cx और प्लस d होता है। तो रैखिक बहुपद में अधिकतम घात की संख्या 1 होता है। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे घात की संख्या यहाँ पर 1 होता है, और द्विघात बहुपद में अधिकतम घात की संख्या 2 होता है। तो यहाँ पर इसकी घात की संख्या 2 होता है, और त्रिघात बहुपद में अधिकतम घात की संख्या 3 होता है। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे घात की संख्या 3 होता है। उसके बाद यहाँ पर कह रहा है द्विघात बहुपद बराबर। तो द्विघात बहुपद बराबर सूत्र होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा होता है। उसके बाद यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा है तो अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी बाई ए, और अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है सी बटा ए। तो हम लिख लेंगे सी बटा ए। 1 बटा अल्फा प्लस 1 बटा बीटा बराबर होता है माइनस बी बटा सी। तो हम लिख लेंगे माइनस बी बटा सी। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर होता है माइनस बी बटा ए। तो हम लिख लेंगे माइनस बी बटा ए। अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा बराबर होता है सी बटा ए। तो हम लिख लेंगे सी बटा ए। और अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर होता है माइनस डी बाई ए। तो हम लिख लेंगे माइनस डी बाई ए। इस तरह से दूसरा चैप्टर का जितने भी फॉर्मूला था वो कंप्लीट हो गया। अब चलिए यहाँ पर अगला चैप्टर है दो चर वाले रैखिक समीकरण। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण में यहाँ पर है a1 बटा a2 बराबर नहीं b1 बटा b2। अगर इस स्थिति में होगा तो यहाँ पर समीकरण संगत होगा। अगर इसे ग्राफ पर प्रदर्शित करेंगे तो ग्राफ प्रतिच्छेदी होगा, मतलब यह एक दूसरे को इस तरह से काटेगा। अब उसके बाद इसका एक हल होगा और यह इसे हम अवरोधी भी कहते हैं। अब अगला है a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर नहीं c1 बटा c2। तो इस स्थिति में समीकरण असंगत होगा और ग्राफ पर इसे निरूपित करेंगे तो समांतर होगा। इस तरह से समांतर होगा और इसका कोई हल नहीं होगा और इसे विरोधी कहते हैं। उसके बाद यहाँ पर a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 और बराबर c1 बटा c2। तो इस स्थिति में समीकरण संगत होगा और इसे ग्राफ पर निरूपित करेंगे तो संपाती होगा और यह अनेक हल होगा और यह आश्रित होगा, मतलब इसे ग्राफ पर निरूपित करेंगे तो इस तरह के एक के ऊपर एक चर कर जाएगा, तो इसे हम आश्रित कहते हैं। दो चर वाले रैखिक समीकरण में एक फॉर्मूला है वज्र गुणज विधि का। तो वज्र गुणज विधि में यहाँ x बटा b1 c2 माइनस b2 c1 बराबर y बटा c1 a2 माइनस c2 a1 बराबर 1 बटा a1 b2 माइनस a2 b1। तो इस तरह से दो चर वाले रैखिक समीकरण के जितने भी फॉर्मूला थे वो कंप्लीट हो गया। अब अगला चैप्टर है द्विघात समीकरण। तो द्विघात समीकरण में यहाँ पर द्विघात समीकरण का व्यापक रूप।
तो द्विघात समीकरण का व्यापक रूप होता है ax² प्लस bx और प्लस c और बराबर 0 होता है। और द्विघात समीकरण का अधिकतम घात होता है 2। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे घात बराबर इसका अधिकतम घात है 2, तो हम 2 लिख लिए। उसके बाद यहाँ पर विवेचक है और विवेचक को हम d से प्रदर्शित करते हैं। तब विवेचक बराबर फॉर्मूला होता है b² माइनस 4ac, b² माइनस 4ac। और एक फॉर्मूला होता है x बराबर, तो x बराबर फॉर्मूला होता है माइनस b और प्लस माइनस रूट अंडर b² माइनस 4ac बटे 2a होता है। तो हम लिख लेंगे 2a। तो यहाँ पर प्लस माइनस है, तो अल्फा बराबर होगा प्लस के लिए, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे अल्फा बराबर होगा माइनस प्लस और रूट अंडर माइनस b प्लस रूट अंडर b² माइनस 4ac बटे यहाँ पर हो जाएगा 2a। और उसके बाद होता है एक बीटा के लिए, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे बीटा बराबर हो जाएगा माइनस b माइनस रूट अंडर हो जाएगा b² माइनस 4ac और बटे 2a। अब यहाँ पर d बराबर 0 है, तो d बराबर 0 है तो यहाँ पर हो जाएगा मूल वास्तविक। तो हम लिख लेंगे मूल वास्तविक एवं समान होगा, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे मूल वास्तविक एवं समान अगर d बराबर 0 होगा तब। अब उसके बाद यहाँ d का मान 0 से बड़ा होगा तो d का मान 0 से बड़ा होगा तो मूल वास्तविक होगा, मूल वास्तविक एवं यहाँ पर असमान या भिन्न होगा, असमान या भिन्न होगा, भिन्न। अब यहाँ पर d का मान अगर 0 से छोटा होगा तो यहाँ पर मूल अवास्तविक हो जाएगा, तो हम लिख लेंगे मूल अवास्तविक या काल्पनिक हो जाएगा, काल्पनिक, अवास्तविक या काल्पनिक हो जाएगा। तो इस तरह से द्विघात समीकरण का जितना भी फॉर्मूला था वो कंप्लीट हो गया। अब अगला चैप्टर है समांतर श्रेणी। तो समांतर श्रेणी में सबसे पहला फॉर्मूला है स्वर अंतर यानी d। तो स्वर अंतर यानी d का मान निकालना चाहेंगे तो a2 माइनस a1 हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट फॉर्मूला है a1 बराबर, तो a1 बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब उसके बाद है Sn का फॉर्मूला, तो Sn बराबर फॉर्मूला होता है n बटा 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 और इंटू d होता है। अब जब अंतिम पद an पता हो तब Sn बराबर फॉर्मूला क्या होगा, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे जब अंतिम पद an पता हो तब Sn बराबर हो जाएगा n/2 इंटू a प्लस an। अब नेक्स्ट फॉर्मूला यहाँ पर है प्रथम n प्राकृत संख्या का योग। तो प्रथम n प्राकृत संख्या का योग होता है n इंटू n प्लस 1 बटे 2 होता है। अब उसके बाद है प्रथम n सम संख्या का योग। प्रथम n सम संख्या का योग होता है n प्लस 1। अब उसके बाद है प्रथम n विषम संख्या का योग। तो प्रथम n विषम संख्या का योग होता है n²। इस तरह से समांतर श्रेणी के जितने भी फॉर्मूला थे वो कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पर चैप्टर नंबर 7 है निर्देशांक ज्यामिति। चैप्टर नंबर 6 में उतना फॉर्मूला नहीं था इसलिए हम चैप्टर नंबर 6 का फॉर्मूला नहीं लिखे है। तो इसमें सबसे पहला फॉर्मूला है दूरी सूत्र। तो दूरी सूत्र बराबर होता है रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब उसके बाद यहाँ पर मूल बिंदु से दूरी, तो मूल बिंदु से दूरी बराबर फॉर्मूला होता है रूट अंडर x² प्लस y²। अब उसके बाद यहाँ पर है मध्य बिंदु का सूत्र। तो मध्य बिंदु का सूत्र होता है x1 प्लस x2 बटे 2 y1 प्लस y2 बटे 2। अब उसके बाद यहाँ पर है केंद्रक का सूत्र। तो केंद्रक का सूत्र होता है x1 प्लस x2 प्लस x3 बटे 3 होता है y1 प्लस y2 प्लस y3 बटे 3 होता है। तो इस तरह से यहाँ पर केंद्रक का सूत्र हो गया। अब यहाँ पर नेक्स्ट फॉर्मूला है विभाजन सूत्र का। तो विभाजन सूत्र बराबर फॉर्मूला होता है m1x2 प्लस m2x1 बटे m1 प्लस m2 कॉमा यहाँ पर होता है m1y2 प्लस m2y1 बटे यहाँ पर होता है m1 प्लस m2। तो इस तरह से विभाजन सूत्र का ये फॉर्मूला होता है। उसके बाद यहाँ पर है त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू यहाँ पर हो जाएगा x1 इंटू y2 माइनस y3
प्लस x2 और यहाँ पर हो जाएगा y3 माइनस y1 प्लस यहाँ पर x3 इंटू यहाँ पर हो जाएगा y1 माइनस y2। तो इस तरह से यहाँ पर त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला ये हो गया। तो इस तरह से निर्देशांक ज्यामिति के जितने भी फॉर्मूला थे वो कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पर चैप्टर नंबर 8 है त्रिकोणमिति। यह चैप्टर काफी इंपोर्टेंट है, जिससे बोर्ड एग्जाम में 30 अंक का सवाल आता है। तो आप इस चैप्टर का फॉर्मूला भूलकर भी मिस मत कीजिएगा। तो त्रिकोणमिति में सबसे पहले आता है यहाँ पर समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज में यह हो गया लंब और यह हो गया आधार और यह हो गया कर्ण। मतलब 90 डिग्री के सामने वाला भुजा को हम कर्ण कहते हैं। तो समकोण त्रिभुज में सबसे पहले आता है पाइथागोरस प्रमेय। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से हम जानते हैं कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर और आधार का स्क्वायर। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। यह पाइथागोरस प्रमेय से है, आधार स्क्वायर। तो हम कर्ण का फॉर्मूला निकालना चाहेंगे तो कर्ण यहाँ पर स्क्वायर में, तो इस तरफ आ जाएगा तो यहाँ रूट में चला जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे कर्ण बराबर, तो कर्ण बराबर यहाँ पर हो जाएगा रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अब यहाँ पर लंब स्क्वायर का फॉर्मूला निकालना चाहेंगे तो आधार यहाँ पर प्लस में है तो इस तरफ आ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लंब स्क्वायर बराबर लिख सकते हैं लंब स्क्वायर बराबर हो जाएगा कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। तो यहाँ पर लंब स्क्वायर में है तो इस तरफ आ जाएगा तो रूट में आ जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे लंब बराबर रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस हो जाएगा आधार स्क्वायर, आधार स्क्वायर। अब उसके बाद यहाँ पर आधार का फॉर्मूला निकालेंगे। तो यहाँ पर आधार स्क्वायर का फॉर्मूला हम निकालेंगे तो लंब प्लस में तो इस तरफ आ जाएगा तो माइनस में। आधार स्क्वायर बराबर यहाँ पर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर हो जाएगा। अब उसके बाद यहाँ पर आधार स्क्वायर में तो इस तरफ आ जाएगा तो रूट में आ जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे आधार बराबर, तो आधार बराबर यहाँ पर हो जाएगा रूट अंडर कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। तो इस तरह से यहाँ तक अब हो गया। अब यहाँ पर नेक्स्ट फॉर्मूला है साइन थीटा। तो साइन थीटा बराबर फॉर्मूला होता है लंब बटा कर्ण। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे लंब बटा कर्ण। उसके बाद यहाँ पर है कोस थीटा। तो कोस थीटा बराबर फॉर्मूला होता है आधार बटा कर्ण। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे आधार बटा कर्ण। अब उसके बाद यहाँ पर है tan थीटा। तो tan थीटा का फॉर्मूला होता है यहाँ पर लंब बटा आधार। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। अब यहाँ पर है कोसेक। तो कोसेक साइन का उल्टा होता है तो यहाँ पर हो जाएगा कर्ण बटा लंब। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे कर्ण बटा लंब, कर्ण बटा लंब। अब यहाँ पर सेक थीटा। तो सेक थीटा कोस थीटा का उल्टा होता है तो यहाँ पर हम लिख लेंगे कर्ण बटा आधार। तो यहाँ पर कर्ण बटा आधार हो जाएगा, कर्ण बटा आधार। अब यहाँ पर है कोट थीटा। तो कोट थीटा होता है tan थीटा का उल्टा। तो tan थीटा का फॉर्मूला है लंब बटा आधार। तो यहाँ पर हो जाएगा आधार बटा लंब। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे आधार बटा लंब, आधार बटा लंब, आधार बटा। तुम इसे एक ट्रिक की मदद से याद रख सकते हो, लाल बटा काका। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं लाल बटा काका। लाल बटा काका का मतलब होता है लंब बटा कर्ण साइन के लिए और आधार बटा कर्ण कोस के लिए और लंब बटा आधार tan के लिए। और यहाँ पर हो जाएगा काका बटा लाल, काका बटा लाल। तो इस तरह से तुम इस ट्रिक की मदद से यह फॉर्मूला को याद रख सकते हो। अब यहाँ पर नेक्स्ट फॉर्मूला है पूरक का। तो पूरक मतलब यहाँ पर साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होगा। तो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है कोस थीटा। अब कोस 90 डिग्री माइनस थीटा, कोस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है साइन थीटा। अब उसके बाद tan 90 डिग्री माइनस थीटा। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे tan 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है कोट थीटा। अब उसके बाद कोट 90 डिग्री माइनस थीटा। तो कोट 90 डिग्री माइनस थीटा होता है tan थीटा। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे tan थीटा। अब सेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है कोसेक थीटा। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे सेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कोसेक थीटा, कोसेक थीटा। अब कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा, कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर, कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है सेक थीटा। तो इस तरह से यहाँ पर पूरक वाले फॉर्मूला हो गया। अब यहाँ पर नेक्स्ट फॉर्मूला है साइन थीटा के उल्टा कोसेक थीटा से गुना करेंगे तो 1 आएगा। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा, कोसेक थीटा बराबर 1। तो हम जानते हैं साइन थीटा का फॉर्मूला होता है लंब बटा कर्ण। तो यहाँ पर हम लंब बटा कर्ण लिख लेंगे और कोसेक थीटा का फॉर्मूला होता है कर्ण बटा लंब। तो यहाँ पर हम कर्ण बटा लंब लिख लेंगे।
और n बटा लम। तो यह लम से लम कट गया और कौन से कौन कट गया, तो आ गया 1। तो इसलिए साइन थीटा के उल्टा कोसेक थीटा से गुना करेंगे तो 1 आएगा। तो यहाँ पर हम साइन थीटा का फॉर्मूला निकालेंगे, तो साइन थीटा बराबर निकालेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 1 बटा कोसेक थीटा, कोसेक थीटा। अब कोसेक थीटा का फॉर्मूला निकालेंगे, कोसेक थीटा का निकालेंगे तो 1 बटा हो जाएगा साइन थीटा। अब उसके बाद यहाँ पर हम कोस थीटा के उल्टा सेक थीटा से गुना करेंगे तो 1 आएगा। तो यहाँ पर कोस थीटा का फॉर्मूला निकालेंगे तो 1 बटा हो जाएगा सेक थीटा। अब उसके बाद सेक थीटा का फॉर्मूला निकालेंगे तो हो जाएगा 1 बटा कोस थीटा। अब उसके बाद टेन थीटा का उल्टा कोट थीटा से गुना करेंगे तो 1 आएगा। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे टेन थीटा इंटू कोट थीटा बराबर 1। तो यहाँ पर टेन थीटा का फॉर्मूला निकालेंगे तो हो जाएगा 1 बटा कोट थीटा। अब उसके बाद कोट थीटा का फॉर्मूला निकालेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 1 बटा टेन थीटा। तो इस तरह से यहाँ तक अब हो गया। अब यहाँ पर नेक्स्ट फॉर्मूला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है और सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। उसके बाद कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर बराबर 1 होता है। तो यहाँ पर साइन स्क्वायर प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। इससे जितने भी फॉर्मूला बनते हैं हम उसे बना लेते हैं। तो साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला निकालना चाहेंगे, साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला निकालेंगे तो यहाँ पर प्लस कोस स्क्वायर थीटा है तो इस तरफ आ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। उसके बाद यहाँ पर साइन स्क्वायर में है तो साइन थीटा का मान निकालेंगे तो स्क्वायर इस तरफ आ जाएगा तो रूट लग जाएगा। तो यहाँ पर हम साइन थीटा बराबर लिखेंगे रूट अंडर 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। अब उसके बाद कोस स्क्वायर थीटा का मान निकालेंगे तो कोस स्क्वायर थीटा का मान निकालेंगे तो यहाँ पर साइन स्क्वायर प्लस में है तो इस तरफ 1 की तरफ आ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब उसके बाद यहाँ पर कोस स्क्वायर थीटा है और कोस थीटा का मान यहाँ पर निकालेंगे तो स्क्वायर इस तरफ आ जाएगा तो रूट लग जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे कोस थीटा बराबर रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर हम सेक स्क्वायर थीटा का मान निकालेंगे तो टेन स्क्वायर थीटा यहाँ पर माइनस में है तो इस तरफ आएगा तो प्लस लग जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब उसके बाद यहाँ पर स्क्वायर में है तो इस तरफ आ जाएगा तो रूट लग जाएगा। तो यहाँ पर सेक थीटा बराबर हो जाएगा रूट अंडर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब टेन स्क्वायर थीटा का मान निकालेंगे तो यह माइनस में है तो इस तरफ आ जाएगा तो प्लस में हो जाएगा और 1 इस तरफ प्लस में है तो इस तरफ आ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस यहाँ पर हो जाएगा 1। अब उसके बाद टेन थीटा का मान निकालेंगे तो टेन थीटा का मान निकालेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा रूट अंडर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब यहाँ पर है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो यहाँ पर कोसेक स्क्वायर थीटा का मान निकालेंगे, कोसेक स्क्वायर थीटा का मान निकालेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 1 माइनस कोट स्क्वायर थीटा है तो इस तरफ आ जाएगा तो प्लस में। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे प्लस कोट स्क्वायर थीटा। अब उसके बाद कोस स्क्वायर यहाँ पर स्क्वायर में है तो इस तरफ आ जाएगा तो रूट लग जाएगा। तो यहाँ पर कोस सेक थीटा बराबर रूट अंडर यहाँ पर हो जाएगा 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर कोट स्क्वायर थीटा का मान निकालेंगे तो यह माइनस में है तो इस तरफ आ जाएगा तो प्लस में और 1 प्लस में है तो इस तरफ आ जाएगा तो माइनस में। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे कोट स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब उसके बाद यहाँ पर कोट स्क्वायर में तो इस तरफ आ जाएगा तो रूट लग जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा कोट थीटा बराबर रूट अंडर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब एक और फॉर्मूला होता है साइन थीटा बटे कोस थीटा। तो साइन थीटा बटे कोस थीटा होता है टेन थीटा और इसी का उल्टा कोस थीटा बटे साइन थीटा बराबर होता है कोट थीटा। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे कोस थीटा बटे साइन थीटा बराबर होता है कोट थीटा। उसके बाद एक फॉर्मूला होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बटे 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। अगर इस तरह से रहेगा तो ऊपर टेन स्क्वायर थीटा है तो इसका आंसर हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा। यह 1 नंबर में ऑब्जेक्टिव में आता है। उसके बाद एक है 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो ऊपर है कोट स्क्वायर थीटा तो इसका आंसर हो जाएगा कोट स्क्वायर थीटा। यह भी ऑब्जेक्टिव में आता है। तो यहाँ तक फॉर्मूला हो गया। अब नेक्स्ट फॉर्मूला है डिग्री मान वाले। तो यहाँ पर साइन 0 डिग्री का मान 0 और साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है और साइन 45 डिग्री का मान 1/√2 होता है और साइन 60 डिग्री का मान √3/2 होता है और साइन 90 डिग्री का मान 1 होता है।
cos थीटा में sin थीटा का उल्टा चलने लगता है। तो यहाँ पर cos 0 डिग्री का मान 1 है और cos 30 डिग्री का मान √3/2 है और cos 45 डिग्री का मान 1/√2 है और cos 60 डिग्री का मान 1/2 है और cos 90 डिग्री का मान 0 है। अब यहाँ पर tan थीटा है तो tan थीटा 0 डिग्री का मान यहाँ पर है 0 और tan 30 डिग्री का मान है 1/√3 और tan 45 डिग्री का मान 1 होता है और tan 60 डिग्री का मान √3 है और tan 90 डिग्री का मान अनंत होता है। tan का मान तुम इस तरह से निकाल सकते हो। तो tan थीटा बराबर फॉर्मूला होता है sin थीटा बटे cos थीटा। cos थीटा तो sin थीटा के किसी भी मान को ले लेते हैं। यहाँ पर 30 डिग्री का मान को लेंगे तो यहाँ पर 30 डिग्री वाले है 1/2 तो यहाँ पर 1/2 लिख लेंगे और cos 30 डिग्री का मान है √3/2 तो यहाँ पर हम √3/2 लिख लेंगे। तो 2 से 2 कट जाएगा तो बच गया 1/√3 तो 1/√3 यहाँ पर tan 30 डिग्री का मान 1/√3 है। तो तुम लोग इस तरह से भी निकाल सकते हो। उसके बाद cot थीटा है तो cot थीटा tan थीटा का उल्टा चलता है। उसके बाद sec थीटा है। sec 0 डिग्री का मान 1 होता है और sec 30 डिग्री का मान 2/√3 होता है और sec 45 डिग्री का मान √2 होता है और sec 60 डिग्री का मान 2 होता है। sec 90 डिग्री का मान होता है अनंत। उसके बाद यहाँ पर cosec थीटा तो यहाँ पर sec थीटा का उल्टा यहाँ पर चलने लगेगा। तो इस तरह से डिग्री वाले मान कंप्लीट हो गया। इस तरह से त्रिकोणमिति चैप्टर के जितने भी फॉर्मूला थे वो कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पर है चैप्टर नंबर 12 वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल। चैप्टर नंबर 9, 10, 11 में कोई फॉर्मूला नहीं था इसलिए हम उसे नहीं लिखे है। तो यहाँ पर सबसे पहला फॉर्मूला वृत्त की त्रिज्या r बराबर व्यास बटा 2 यानी इसे हम d/2 लिख सकते हैं। तो यह वृत्त है और यह इसका व्यास है, व्यास यानी d और यह इसका त्रिज्या है। तो व्यास का आधा करेंगे तो त्रिज्या निकल जाएगा। अब नेक्स्ट फॉर्मूला है वृत्त की व्यास। तो वृत्त की व्यास d बराबर होता है 2 गुणित त्रिज्या यानी 2r। तो वृत्त की त्रिज्या हम इसे 2 से गुना करेंगे तो व्यास निकल जाएगा। तो यह हो गया वृत्त का व्यास। उसके बाद है वृत्त का क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल πr² होता है। वृत्त का क्षेत्रफल πr² होता है और वृत्त की परिधि 2πr होता है। उसके बाद अर्धवृत्त का क्षेत्रफल 1/2 πr² होता है। 1/2 और वृत्त का क्षेत्रफल यानी πr²। उसके बाद होता है अर्धवृत्त की परिधि। तो अर्धवृत्त की परिधि होता है r × π+2। उसके बाद है वलय का क्षेत्रफल। तो वलय का क्षेत्रफल π × बड़ा r² माइनस छोटा r²। मतलब यह एक छोटा वृत्त है और यह एक बड़ा वृत्त है। तो बड़ा वृत्त का त्रिज्या r है, बड़ा r है और छोटा वृत्त का त्रिज्या छोटा r है। तो यहाँ पर वलय का क्षेत्रफल हो जाएगा π × बड़ा r² माइनस छोटा r²। अब नेक्स्ट फॉर्मूला यहाँ पर है त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल यह एक वृत्त हो गया और यह काटा हुआ भाग इसे हम त्रिज्य खंड कहते हैं। तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल θ/360 डिग्री और πr²। मतलब थीटा जितना भाग काटा उसका डिग्री मान और यहाँ पर 360 डिग्री मतलब ये 360 डिग्री हो गया और वृत्त का क्षेत्रफल πr²। उसके बाद यहाँ पर त्रिज्य खंड की चाप की लंबाई। तो त्रिज्य खंड की चाप की लंबाई θ/180 डिग्री πr² होता है। उसके बाद यहाँ पर है वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल। तो 1/4 और वृत्त का क्षेत्रफल πr²। तो वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल हो जाएगा 1/4 πr²। तो इस तरह से वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल का जितने भी फॉर्मूला था वो कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पर चैप्टर नंबर 13 है पृष्ठ, क्षेत्रफल और आयतन। तो यहाँ पर सबसे पहले आ जाता है वर्ग। तो वर्ग में हम जानते हैं वर्ग का चारों भुजा बराबर होता है। तो यहाँ पर वर्ग का क्षेत्रफल हो जाएगा भुजा² यानी a²। उसके बाद यहाँ पर वर्ग का परिमाप हो जाएगा 4a और वर्ग का विकर्ण हो जाएगा भुजा √2 यानी a√2 हो जाएगा। अब उसके बाद यहाँ पर आता है आयत। तो आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुने चौड़ाई और उसके बाद आयत का परिमाप आ गया तो 2 × l + b यानी 2 गुने लंबाई प्लस चौड़ाई होता है और आयत का विकर्ण हो जाएगा √l² + b²। अब यहाँ पर आता है घन। तो घन का क्षेत्रफल होता है 6a² यानी 6 भुजा²। उसके बाद घन का आयतन होता है a³ यानी भुजा³ उसके बाद घन का विकर्ण होता है a√3। यहाँ पर अब आ जाता है घनाभ। तो घनाभ में ये हो गया लंबाई और ये हो गया चौड़ाई और ये हो गया ऊंचाई। तो घनाभ का आयतन होता है LBH। उसके बाद घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 × LB + BH + HL और उसके बाद घनाभ का विकर्ण होता है √l² + b² + h²। अब यहाँ पर आ जाता है बेलन। तो बेलन का आयतन होता है πr²h और बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है 2πrh और बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है 2πrh। मतलब बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल + 2πr² मतलब दो वृत्त का क्षेत्रफल πr² हो गया।
उसके बाद इसमें 2 पाई आर कॉमन लेंगे तो h प्लस आर हो जाएगा। अब यहाँ पर है शंकु, तो शंकु में यहाँ पर है तिर्यक और यह है ऊंचाई और यह है एल मतलब तिर्यक लंबाई। तो यहाँ पर है तिर्यक ऊंचाई एल बराबर रूट अंडर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होता है और शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर एल होता है और शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर मतलब शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और एक वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पर पाई आर का कॉमन लेंगे तो हो जाएगा एल प्लस आर। उसके बाद यहाँ पर शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। अब यहाँ पर आ जाता है गोला, तो गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यू। उसके बाद गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर और यहाँ पर आ जाता है अर्धगोला, तो अर्धगोले का आयतन होता है 2/3 पाई आर क्यू। उसके बाद यहाँ पर अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर स्क्वायर और अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर मतलब अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर स्क्वायर और उसके बाद एक वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पर हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर और 1 पाई आर स्क्वायर, तो 3 पाई आर स्क्वायर हो गया। उसके बाद यहाँ पर आ जाता है शंकु के छिन्नक, तो शंकु के छिन्नक का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई आर इंटू R1 प्लस R2। अब उसके बाद उसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई एल इंटू R1 प्लस R2 प्लस पाई इंटू R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर। उसके बाद शंकु के छिन्नक का आयतन होता है 1/3 पाई एच इंटू R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2 होता है। इस तरह से पृष्ठ क्षेत्रफल और आयतन के जितने भी फॉर्मूला थे वो कंप्लीट हो गया। अब उसके बाद यहाँ पर है चैप्टर नंबर 14 से सांख्यिकी, तो माध्य में यहाँ पर हो जाएगा प्रथम n प्राकृत संख्या का माध्य n+1/2 होगा। उसके बाद प्रथम n पूर्ण संख्या का माध्य n-1/2 होगा। उसके बाद प्रथम n सम संख्या का माध्य n+1 होगा और प्रथम n विषम संख्या का माध्य n होगा और माध्य बराबर फॉर्मूला होता है सिग्मा fx/n और एक फॉर्मूला होता है a प्लस सिग्मा f dx/n और उसके बाद बहुलक बराबर फॉर्मूला होता है l प्लस f1 माइनस f/2 f1 माइनस o माइनस f2 इंटू आई होता है और माध्यक बराबर होता है l प्लस n/2 माइनस CF/f इंटू आई होता है। इस तरह से सांख्यिकी के जितने भी फॉर्मूला थे वो कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पर चैप्टर नंबर 15 है पर्यायकता, तो पर्यायकता बराबर फॉर्मूला होता है घटनों की संख्या बटे कुल घटनों की संख्या और एक होता है PE प्लस PE डैश बराबर 1 मतलब घटना होने की संभावना और घटना नहीं होने की संभावना 1 होता है। तो इस तरह से पर्यायकता का जितना भी फॉर्मूला था वो कंप्लीट हो गया। इस तरह से मैथ के सभी फॉर्मूला कंप्लीट हो गया। यह सभी फॉर्मूला याद करके बोर्ड एग्जाम में 20 अंक ला सकते हो। तो यह वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना। वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तब तक के लिए आपका धन्यवाद।